Good evening. In previous class, I am discuss on structure and function of insect body wall. Okay, I told you insect body wall is divided in three principal layers. First one is cuticle, second one is epidermis, and third one is basement membrane. ठीक है? हेलो, इतना याद है? रिवाइज करके आए हैं? ये सर केबल आया नहीं अभी? हेलो, तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है? हेलो. देखो, ये पास पास बैठ के बातें मत करो. तुम उठो वहां से. उठो वहां से. हाँ हाँ. तुम बैठो, ये वाइट शर्ट कॉर्नर पे. हाँ, पीछे मयंक के पीछे खड़े हो जाओ. कॉपी बस्ता अपना लेके आओ. चलिए. देखो भाई, क्लास में ना बातें मत करो. जितनी बातें करनी हो, जिस बारे में करनी हो, हमसे कर लो. ठीक है? नहीं, जो भी पूछना हो. कोई बात तो रही होगी. या तो पॉजिटिव रही होती है, निगेटिव रही होगी. बातें दो ही प्रकार की होती हैं. कोई भी चीज दो ही प्रकार, या तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, या तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा. तो हम दोनों कर लेंगे. ठीक है? आपस में मत करो. महोदय, एक तो आप लेट आए, ऊपर से बातें कर रहे हैं. हाँ, आप ही को जो चंदन लगाए, नाम तो नहीं याद है. पूमा. हाँ, इस चीज को ध्यान रखें. देखिए भाई. हाँ, ठीक है. गड़बड़ हो गया. कहाँ तक हो गया था? क्यूटिकल हो गया था. इपिडर्मिस. इपिडर्मिस अभी नहीं लिखा है. ठीक है. ये देखो, उस दिन हम लोग बात किए थे. बस हम बोलते जाएंगे, आप रिवाइज करते रहिए. हमने कहा था इंसेक्ट बॉडी वॉल को और क्या कहते हैं, इंटेगमेंट या एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं. ठीक. ये इंसेक्ट बॉडी की सबसे आउटर लेयर है, आपको भी पता है. यह लाइट फ्लेक्सिबल होता है. किससे किससे बना होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, इपिडर्मिस और क्यूटिकल से. ठीक. ये तीन लेयर उस दिन हमने फिगर बनाया था. एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल दोनों को मिला के बोलेंगे प्रोक्यूटिकल. ऊपर हो गया इपीक्यूटिकल. इपीक्यूटिकल में चार लेयर बताया था हमने. कौन कौन से? सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल, क्यूटिकुलिन. सबसे नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये है डर्मल ग्लैंड, जिससे आपको बताया था सीमेंट लेयर का वर्जिन होता है. ठीक. और ये है सीटा, जिसका वर्जिन कहां से होता है? ट्राइकोजन सेल से. ठीक. और ये नीचे वाला इपिडर्मिस है. ये जो छोटे छोटे गोल से दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है. ठीक है. एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है भाई? ये काम फिजिकल स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी इंसेक्ट बॉडी को, और फिजिकल हार्म से बचाते भी हैं. मसल्स अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं. और सर्व एज इंटरफेस बिटवीन द इंसेक्ट एंड एनवायरमेंट. मतलब जो इन्वायरमेंट में अगर मान लो गर्मी बढ़ गई, तो उसको प्रोटेक्ट, किस हीट से कौन प्रोटेक्ट करेगा? बॉडी वाल ही तो करती है. हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? बॉडी वाल ही करेगा. चिलिंग इंजरी है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है. सर्व एज द साइट ऑफ सेंसरी ऑर्गन. जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, सबसे पहले कहाँ से जुड़े होते हैं? बॉडी वॉल से. ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग टच करके ही हीट का पता लगा. कई बार तो हम ऐसे ऊपर से भी ऐसे हल्का सा हाथ करते तभी पता चल जाता है ना. तो कैसे पता चलता है? हमारे स्किन में ही तो हीट लगती है. तो ये भी तो एक सेंसरी ऑर्गन हुआ. हेल्प इन मेंटेन वाटर वाटर बैलेंस. वैक्स लेयर आपको बताया था प्रोटेक्ट करता है.
हेल्प्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स एंड केमिकल्स। ठीक। नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेस मेम्ब्रेन इज द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल, सबसे निचली परत है। यह नॉन सेलुलर होती है, क्योंकि हमने बताया था बॉडी वॉल में सब सेलुलर लेयर कौन सी होती है, केवल एक, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस को और क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। ठीक। इसका साइज कितना होता है, 0.5 माइक्रोन होता है। ठीक। ये किससे बना होता है, प्रोटीन, ग्लाइकोसामाइन, ग्लाइकान्स एंड पॉलीमर ऑफ डाइसैकेराइड। कोई जरूरत नहीं इसकी। इपिडर्मिस जो आज हम लोग पढ़ेंगे मेन ये है, क्वेश्चन इससे उठेंगे, इपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। ठीक। हाइपोडर्मिस क्यों कहते हैं, क्योंकि नीचे होता है, क्यूटिकल के नीचे होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। और सबसे ऊपर होता है इसलिए इसको इपिडर्मिस बोलते हैं। इंसेक्ट बॉडी में सबसे ऊपर होता है, आउटर लेयर होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस। इपी मतलब क्या होता है, आउटर, ऊपर, अप। ठीक है। और डर्म मतलब जानते हैं स्किन होता है, डर्म मतलब स्किन होता है, ये पता है ना। तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए कि मदर लेयर कौन सी है इंसेक्ट बॉडी वॉल में, मदर लेयर, मदर का काम क्या है, जनन प्रजनन करना, किसी की उत्पत्ति, पैदा करना किसी को। हमने कहा था इंसेक्ट बॉडी वॉल में सब कुछ, सब चीज का ओरिजिन कहाँ होता है, किस सेल द्वारा होता है, इपिडर्मिस से। इसको मदर लेयर बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि क्यूटिकल भी इपिडर्मिस से निकल रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसी से निकल रहा है। हेलो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन इनर यूनिसेलुलर, एक कोष की पहली बात ये परत है। दूसरा, इसे मदर लेयर भी बोलते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की, और मदर लेयर मतलब मात्र परत, जो भी आप जानते हो। ठीक है। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है, इट सिक्रीट क्यूटिकल। अगर पूछा जाए क्यूटिकल का सिक्रीशन कौन करता है, कौन करता है, क्यूटिकल सेलुलर है या नॉन सेलुलर, कितने लोग कह रहे हैं सेलुलर है, कोई है, सेलुलर कहां पढ़ लिए भाई। हमने बताया कि पूरे इंसेक्ट के बॉडी वॉल में एक ही सेलुलर लेयर है, वो है इपिडर्मिस। या लिविंग लेयर पूछी जाए, कोशिकी पूछी जाए, या फिर जीवित परत पूछी जाए, तो कौन है, इपिडर्मिस। बाकी सारी लेयर्स नॉन कोश मतलब अकोशिकीय होती हैं, या फिर अजीवित, नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है। हमने बताया था कि दो सेल्स, एक एक सेल अगर दूसरी सेल से जुड़ी है, जाहिर बात है उसके बीच में कुछ न कुछ होगा। तो हमने बताया था एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। इसमें वही लिखा है, adjacent epidermal cells are held together by means of certain cytoplasmic process which are known as desmosomes। क्यूटिकल से इपिडर्मिस किसके द्वारा जुड़ा होता है, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स कुछ नहीं, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, बस पतली सी झिल्ली टाइप होती है, उसी द्वारा ये जुड़ा होता है। यहां तक बात हम लोग उस दिन किए थे, शायद फिगर में लिखे नहीं थे आप, फिगर में ये सारी बातें हो चुकी थी। और यही चीज हमने कहा था कि सेम थिन लेयर अगर इपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होगी, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे हेमीडेस्मोसोम्स। क्या पढ़ेंगे, हेमीडेस्मोसोम्स। समझ में आया। फंक्शन क्या है भाई इपिडर्मिस का, क्यूटिकल सिक्रीशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। थर्ड वन वुंड रिपेयरिंग। चौथा गिव सरफेस लुक। अब सुनो जी, बताने जा रहे हैं अभी चारों पॉइंट का। क्यूटिकल सिक्रीशन का मतलब समझ में आया, क्यूटिकल का जो फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा होता है, एपिडर्मिस द्वारा। ये पहले पॉइंट का मतलब है। दूसरे पॉइंट का मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल का मतलब कि मोल्टिंग सुना है, मोल्टिंग, मोल्ट मोल्टिंग की हिंदी शायद विमोचन होती है, देख लेना।
चलो हम बताते हैं, आपने सांप को कुछ उतारते हुए देखा है, बड़ा सा केचुली जैसा? ऐसे इंसेक्ट भी उतारते हैं। हेलो, ठीक है। और ये करते क्यों है? जिससे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट तो भैया आपकी तरह रोड में देखें कचरा है तो वहां से बगल नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है वो अगर कचड़े में जाएंगे तो कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी लगेंगे। आपको अगर कुछ होता है फंगल डिजीज में तो आप मेडिकल पहुंच जाते हो, उनके पास ऐसा कोई मेडिकल नहीं है, तो उनके अंदर खुद ही मेडिकल है कि वो कवर ही उतार के बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जो उनका आउटर कवर होता है या फिर उनका जो क्यूटिकल होता है, उनको रिमूव करना ही और नए का बनना मोल्टिंग कहलाता है। नए क्यूटिकल का बनना और पुराने का गिरना क्या कहलाता है? दोनों एक साथ, ये दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। मतलब जब पुराना वाला उतरना स्टार्ट होगा तुरंत उसी के साथ नया वाला बनना भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब वो उतरेगा तो एक नया क्यूटिकल तैयार होगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले डाइजेस्ट करता है, ठीक, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। मेन इसका इनका मतलब यही है। ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट हम आपको जब बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो मिड गट में बताएंगे होता क्या है। अभी बस इतना समझो कि इपिडर्मिस का काम क्या है? क्यूटिकल को फॉर्म करना। नेक्स्ट, वुंड रिपेयरिंग। सपोज दैट इंसेक्ट जा रहा है कहीं पे, उसका डैमेज हो गया, पैर टूट गया, ऊपर के पीठ डॉर्सल साइड का स्किन डैमेज हो गया, तो उसको भरने का काम यही करता है। जैसे हम लोगों को चोट लग जाती है तो धीरे धीरे घाव भर जाते हैं, वैसे जब इंसेक्ट के बॉडी में कोई डैमेज होता है तो उसको भरने का काम कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। और गिव सरफेस लुक का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है इंसेक्ट के बॉडी वॉल को। एपिडर्मिस कंट्रोल रखता है, ये नहीं एक हाथ इसका 3 फुट का चला जाएगा, दूसरा 2 फुट का जाएगा। कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, तो उसको कौन रखता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डर्मल ग्लैंड क्या बनाता है? सीमेंट लेयर, ये लिख चुके होंगे। ट्राइकोजन सेल प्रोड्यूसिंग ए हेयर लाइक सीटा और ट्राइकोम सॉकेट फॉर्मिंग सेल हाउस ट्राइकोजन इज नोन एज ट्रोमोजन। ट्रोमोजन सॉकेट होता है, मतलब हमने उस दिन बताया था सीटा किस सेल का मॉडिफिकेशन है? ट्राइकोजन सेल का। ट्राइकोजन सेल जिस सॉकेट में रहता है, हेलो, जैसे हम लोगों का बाल है सपोज करो, तो बाल जहां पे है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेयर रूट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? उखाड़ते हो तो हेयर रूट में कुछ सफेद से निकल के आता है, तो वो भी क्या है? हेयर सॉकेट ही तो है, जिसमें वो फिट है। अरे भाई, बिना सॉकेट के कोई चीज सपोर्ट कैसे? जिस मतलब जिस हाउस के अंदर वो सेल होती है उसको बोलते हैं ट्रोमोजन सॉकेट। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं, बस आपको ये जानना है कि सीटा किसका मॉडिफिकेशन है? ट्राइकोजन सेल का, ठीक। स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटा इज नोन एज चीटोटैक्सी। कई प्रकार के सीटा होते हैं, अभी बताएंगे कौन सा जो है मूवेबल है, कौन सा नॉन मूवेबल, कौन यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है, ठीक। मोल्टिंग ग्लैंड कौन सी होती है भैया, कोई बताएगा? प्रोथ्रेसिक ग्लैंड होती है, मोल्टिंग में भी पढ़ाएंगे इसको। मोल्टिंग ग्लैंड्स secrete molting fluid which digest the old cuticle, ठीक है। पेरिस्टेटिक ग्लैंड अराउंड द स्पाइरल इन केस ऑफ डिफरेंट, ये क्या होता है कि है बॉडी वॉल का ही मर्सन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। हम्म, स्पाइरिकल्स वह छिद्र होता है जिससे इंसेक्ट के अंदर CO2 अंदर जाता है, सॉरी, CO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। हेलो, जैसे ही हमारी नाक है, ठीक है, तो ये नाक का जैसे छिद्र है ना, इसी के थ्रू जाता है ना, वैसे इंसेक्ट के अंदर
स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं लेटरल साइड पे, साइड में। ठीक है, मीजोथोरैक्स पे पाया जाएगा, मेटाथोरैक्स पे पाया जाएगा, और 1 से लेके 8 फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाया जाएगा। 8वें सेगमेंट के बाद नहीं पाया जाएगा। या तो मीजोथोरैक्स पे होगा या मेटाथोरैक्स पे होगा, और या तो 1 से लेके 8 सेगमेंट तक पाया जाएगा। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्लेस पे होते हैं, जो इसी का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो, होलोन्यूस्टिक, पेरिन्यूस्टिक, एम्फीन्यूस्टिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, वो हम पढ़ाएंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब। अभी ये मान लीजिए कॉमन स्पाइरिकल्स है। ठीक है, तो जो डिप्टेरियन क्या है ये, लार्वी। डिप्टेरियन लार्वी मतलब मच्छर, मक्खी। ये बताओ अंडे कहाँ देती हैं? पानी में। तो लार्वा इनके कहाँ निकलेंगे? पानी में। ठीक, तो जो पानी के हार्मफुल माइक्रोब्स, भाई पानी ज्यादा भी तो आ सकता है, अंदर ज्यादा पानी आ जाएगा क्योंकि पानी में ही है। तो जो वो एक्स्ट्रा पानी अंदर आने से रोकता है, वहां एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पेरीस्टिग्मेटिक ग्लैंड। ये केवल डिप्टेरियन लार्वी में पाई जाती है। और ये जो पेरीस्टिग्मेटिक ग्लैंड है, ये किसका मॉडिफिकेशन? स्किन का, क्यूटिकल का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो आपसे अगर इतना पूछा जाए पेरीस्टिग्मेटिक ग्लैंड्स किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे डिप्टेरियन लार्वी में। ठीक, ये आपसे नहीं पूछा जाए किसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, क्यूटिकल तो हो गया था ना। क्यूटिकल हमने बताया सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें 2 सब लेयर पाई जाती है, अपर क्यूटिकल, लोअर। पहला है इपीक्यूटिकल। इपीक्यूटिकल में बताया काइटिन एब्सेंट होता है, ये काइटिन लेस लेयर होती है। क्या देख रहे हैं? फोन ऊपर करो। अच्छा, ठीक है। दूसरा हमने 4 लेयर इसमें बताया, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकुलिन, ये लिख चुके हैं ना। इसके बाद हमने बताया सीमेंट लेयर किससे निकलता है? डर्मल ग्लैंड से। फंक्शन क्या है इसका? एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। दूसरा है वैक्स लेयर, इसका मेन काम क्या है? प्रिवेंट द वाटर लॉस। थर्ड वन इज पॉलीफिनॉल लेयर, ये आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। ठीक है, ये रिवाइज करा रहे हैं हम आपको। इसका ये क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है एसिड से और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। क्यूटिकुलिन लेयर पहला ऐसा लेयर है जो पूरे बॉडी वाल पहला लेयर है जो बनता है स्किन फॉर्मेशन या क्यूटिकल फॉर्मेशन में या बॉडी वाल फॉर्मेशन में। यह पहला लेयर है जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखो पोर कैनाल्स है, पोर कैनाल भी बताया होगा, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। प्रोक्यूटिकल के बारे में बताया था। प्रोक्यूटिकल किससे किससे मिलकर बना होता है? एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल हमने क्या बताया था? डार्क होता है, डार्क पिगमेंटेड, हार्ड और स्क्लेरोटाइज्ड होता है। दूसरा, या किससे किससे मिलकर बना होता है? काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन से। स्क्लेरोटिन प्रोटीन क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। एंडोक्यूटिकल लाइट, सॉफ्ट एंड लाइट होता है, सॉफ्ट होता है और कलर्ड होता है। मतलब लाइट कलर्ड, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता है। अंबर कलर जानते हैं क्या होता है? लैब में गए होंगे, अंबर कलर्स का फ्लास्क देखा है आपके? जो ये डेस्क है, इसको थोड़ा सा लाइट कर दो तो ये अंबर कलर ही है। अभी ये ब्राउन है, इसको थोड़ा लाइट कर दो, ये समझ लो कि जब कोई उसके उनके यहाँ गया लोहार के यहाँ, लोहा कूटते हुए देखा है? जब गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब रखते हैं तो हल्का हल्का जब लाल बचता है, वही है अंबर कलर, उसी कलर का हो जाता है। ठीक है, यह सबसे अंदर का थिकेस्ट लेयर है। कौन? एंडोक्यूटिकल। थिकेस्ट किससे है? एक्जोक्यूटिकल से। ठीक है, वैसे अगर पूरे बॉडी वॉल में सबसे मोटी लेयर कौन सी है? क्यूटिकल है, पूरा क्यूटिकल। फिर आपको एक नहीं बताना है, इपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसमें मिला सबसे मोटी कौन सी है? क्यूटिकल। अगर क्यूटिकल के अंदर पूछा जाए सबसे मोटी कौन है, तो एंडोक्यूटिकल। ठीक, यह किससे मिलकर बना होता है? काइटिन और आर्थ्रोपोडिन से। आर्थ्रोपोडिन कैसा है? वाटर सॉल्युबल है। यहां तक बात हो गई थी? यहां तक बात हो गई थी। एक प्रोटीन और होता है रेजिलिन। एक प्रोटीन कौन सा होता है?
रेजिलिन। रेजिलिन प्रोटीन जो है इंसेक्ट के बिंग में पाया जाता है। यह इलास्टिक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन है ये? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लचीला प्रोटीन भाई, तभी तो उसके पंख ऐसे चलेंगे। अब हार्ड वाला दे दोगे तो ऐसे रहेंगे, लूज वाला दे दोगे तो ऐसे रहेंगे। ऐसा है नहीं है? क्यों? हेलो, टफ है क्या एंड्रोज? ठीक है, अब आज हम इसके आगे चलते हैं। और कैनाल्स लिखवा तो बता तो दिया इतनी देर। पीपीटी भेज देंगे, लिख लेना रूम पे। ठीक है, यही लिखना है, रूम पे मेहनत नहीं करनी पड़े हैं। ये जो तुम लोग एक क्लास छोड़े हो, बढ़िया से घूम के आए हो से उसका ये एक तुम लोग घर पे होमवर्क करो, क्योंकि हमें सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाने दो भी। ठीक है, जिससे लगे कि हाँ 4-5 क्लास चलिए तो कुछ पढ़ा है हमने। इसका केवल ये इतना तुमको याद करना है, इसका मेन कारण ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्यूटिकुलर मटेरियल्स एंड एंजाइम्स। पूरे क्यूटिकल को न्यूट्रिएंट और एंजाइम पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पोर कैनाल्स। बस इसका इतना फंक्शन याद रखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब तो अपने पता ही है। कोई बच्चा आज नया तो नहीं आया है जिसकी फर्स्ट क्लास हो? एक और। उस दिन बॉडी वाल जब पढ़ाया था बाकी सारे बच्चे थे, क्यों नहीं थे आप? कहाँ? हाँ, कुछ काम था? पढ़ना है फिर से? बॉडी वाल फिर से पढ़ना है? पढ़ा तो हमने दिया वैसे, लेकिन ये आया उन्हीं को समझ में जो उस दिन पढ़े होंगे। आज जिनकी फर्स्ट वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस दिन हमने समझाने में ही करीब 1.5 घंटा दे दिया था। उस दिन 2 घंटे पढ़ाया था हमने। एक ही बार हम कितनी बार पढ़ाएंगे? चलो देखो एक बार और। देखो भाई, इंसेक्ट बॉडी वॉल में मेनली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? क्यूटिकल है, इपिडर्मिस है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पीपीटी आपके ग्रुप में आ जाएगी, आप उसमें से देख के लिख लेना। जो इसमें नहीं होगा वो बोल देंगे, आप लिख लेना। हेलो, ठीक है। तो कितनी लेयर्स हैं भैया? 3। क्यूटिकल, इपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने बताया था कि क्यूटिकल जो है नॉन सेलुलर लेयर होता है। कैसा होता है भैया? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब अकोशिकीय, जैसे हमारे बाल है। ठीक है, इसमें सेल नहीं पाई जाती। सेल ना पाया जाएगा मतलब ब्लड ही नहीं पाया जाएगा, तो सेल कहां से पाया जाएगा? ठीक है, जो क्यूटिकल वाला पोर्शन होगा। ठीक, दूसरी बात हमने बताया, इसमें भैया 2 लेयर्स पाई जाती हैं, चाहे अपर और लोअर कह लो, चाहे फर्स्ट या सेकंड कह लो, या सीधा हमने आपको लिखा दिया इपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। क्यूटिकल में कितने पार्ट होते हैं? 2, इपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। हमने फिर उसके बाद बताया इपीक्यूटिकल में 4 लेयर पाई जाती हैं और प्रोक्यूटिकल में 2। इपीक्यूटिकल में कौन सी 4 है भैया? पहले इपीक्यूटिकल के बारे में जान लें। इपीक्यूटिकल लेयर, इसका साइज 1 से 4 माइक्रोन होता है। लिखा है नहीं लिखा? दूसरी बात इसमें यह बात हुई थी कि इसमें काइटिन नहीं पाई जाती है। इपीक्यूटिकल में काइटिन नहीं पाई जाती है। ठीक, तीसरी बात हमने पढ़ी कि इसमें 4 लेयर हैं। उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा सीमेंट लेयर। सीमेंट लेयर को क्या बोलते हैं? टेक्टोक्यूटिकल। क्या बोलते हैं? टेक्टोक्यूटिकल। इसका वर्जिन कहां से होता है? डर्मल ग्लैंड से। ठीक है, सिक्रीशन कहां से होता है सीमेंट लेयर का? डर्मल ग्लैंड से। अभी हमने इसका फंक्शन बताया, क्या करता है? एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। दूसरा हमने बताया था वैक्स लेयर। इसका वर्जिन किससे होता है? ओइनोसाइट सेल से होता है, जो कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बस आप ये जाना ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वैक्स लेयर। ठीक है, थर्ड हमने बताया पॉलीफिनॉल है। यह किससे किससे रेसिस्टेंट होता है? एसिड थे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। क्यूटिकुलर लेयर में बस इतना आपको याद रखना है कि पूरे बॉडी वॉल फॉर्मेशन में सबसे पहला लेयर बनने वाला क्यूटिकुलिन लेयर है। ठीक है, हेलो।
ये हम बात कर ली ईपी क्यूटिकल की। प्रो क्यूटिकल हमने बताया 2 लेयर। मयंक आप जाओ मुंह धुल के आओ, जाओ मुंह धुल के आओ। मयंक, हमें लग रहा है रात में जगह ज्यादा थे, ज्यादा भंडारा खा लिए थे क्या जी? हाँ, हाँ ठीक है, हम जानते हैं आपके मित्र हैं, आप सफाई देंगे। नहीं नहीं ठीक है। दूसरी बात, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में हमने बताया 2 लेयर होती, एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल मिलके बना होता है प्रोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल हमने बताया भैया ये डार्क होता है, डार्क पिगमेंट है, मतलब गहरे गाढ़े रंग का होता है। जैसे इस मतलब किसी चीज को आप जला दिए हो, मतलब टैंड प्रो लेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंड लेयर। टैंड सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना है? उस दिन हमने बताया था कि जब आप धूप में निकलते हैं फिर आते हैं तो कहते हैं क्या स्किन टैंड हो गई है, वही टैन इसमें भी होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया यह काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। दूसरा लेयर है, हाँ, यह थिन लेयर होती है। ठीक है। कैसी लेयर है ये? थिन लेयर। किसकी अपेक्षा? एंडोक्यूटिकल की अपेक्षा। और एंडोक्यूटिकल लाइट कलर का होता है, अनटैंड लेयर होता है, और यह काइटिन और आर्थ्रोपोडिन से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें उसके बाद हमने 2 चीज बताई, एक अमीनो एसिड पढ़ाया था उस दिन, और एक हार्मोन बताया था। हमने बताया था कि हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज स्क्लेरोटाइजेशन। ठीक है। और डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज मेलेनाइजेशन। हमने बताया था स्क्लेरोटाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वह है बुर्सिकॉन, और जो अमीनो एसिड है वह है टायरोसिन। ठीक है। और कलरिंग के लिए जो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल है मिलेनिन। ठीक। प्रोटीन हमने अभी एक और बताया आपको, कौन सा? रेजिलिन। रेजिलिन कैसा प्रोटीन है? इलास्टिक प्रोटीन है, जो कहां पाया जाता है? विंग्स में। ठीक। दूसरी बात, फिर हमारा दूसरा लेयर आ जाता है इपीडर्मिस। ठीक है। इपीडर्मिस में हमने बताया यह मदर लेयर है, यूनिसेलुलर लेयर है, या लिविंग लेयर है। तीनों में से कुछ भी बात कहेगा बात सही है। 3 बात है इसमें, एक कोश की है, जीवित लेयर है, और मात्र परत है, जिससे बाकी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको मात्र परत बोलते हैं। हेलो। ठीक। दूसरा बात हमने बताया कि इसका फंक्शन क्या क्या है भाई। पहला काम तो ये क्यूटिकल को सिक्रीट करता बनाता है। उसके बाद इसका काम है भाई कि जो ओल्ड क्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करना काम है। तीसरा, कहीं चोट लगे उसको भरने का काम है। पांचवा, एक अच्छा लुक देता है, हैंडसम बना देता है उसको, इंसेक्ट को। ठीक है। हेलो। हमने बताया इपीडर्मिस के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोजन सेल। ठीक है। उसी ट्राइकोजन सेल द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? सीटा का। और ये ट्राइकोजन सेल जिस सॉकेट में या जिस हाउस में रहता है उसको बोलते हैं ट्रोमोजन सॉकेट। कौन सा सॉकेट? ट्रोमोजन सॉकेट। इपीडर्मिस से ही डर्मल ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा सीमेंट लेयर निकलती है। इपीडर्मिस से ही पोर कैनाल जुड़ा होता है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम टू द क्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड इपीक्यूटिकल, तीनों क्यूटिकल को। ठीक है। हेलो। यहां तक बात समझ में आई? कहाँ थे हम, खुद ही भूल गए। हाँ, हो गया ना यहां तक? अब इसके आगे चलते हैं आज। कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल मतलब किससे किसके मिलके क्यूटिकल बना होता है। तो हमें पता है क्यूटिकल 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? काइटिन। और प्रोटीन आपको पता है कौन कौन से हैं। ठीक है। तो देखो, काइटिन पहले, टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल आर काइटिन एंड प्रोटीन। ठीक। यह काइटिन है, काइटिन का फॉर्मूला क्या है? C8H13O6N4X। ठीक। ये किसका पॉलीमर है? अगर पूछे कि काइटिन का पॉलीमर बताओ किससे मिलके बना होता है तो आपको बताना है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन। अगर पूछे ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो एक छह के ग्लूकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। लिखा है क्या?
कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद करो, पॉलीमर। ठीक है, ये किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन। यह कितना होता है भैया? इट अकाउंट फॉर 25 to 60% ऑफ द ड्राई फेट ऑफ द क्यूटिकल। मतलब अगर आप किसी इंसेक्ट से जब वो केचुली निकाल देगा, उसको आप वेट करोगे, तो उसमें से 25, अगर 100 ग्राम का क्यूटिकल आपको मिला, तो 100 ग्राम में 25 ग्राम से लेके 60 ग्राम के बीच में काइटिन होगा, बाकी प्रोटीन या अदर बेस्ड मटेरियल हो सकता है। ठीक है, जनरली 40 से 60 के बीच में मिलेगा आपको। 40, वैसे हम जब कोई चीज एवरेज लेते हैं थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी उस पर काम नहीं करता है, फैक्ट पे। फैक्ट पे काम करना हो तो आप नासा जाओ, इसरो जाओ। हमारे यहाँ सब लगभग में चलता है, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली, एवरेज। कितना सीड रेट? 20 से 25 किलो। कितना इल्ड? 20 से 25 कुंटल। जो भी है मतलब एवरेज में है। कितनी दवा डालना? 1 से 2 ml पर लीटर। मतलब ना तो एक बताएंगे ना तो दो बताएंगे, वो आपके ऊपर है। कम है तो एक डाल दो, ज्यादा है तो दो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली चलते हैं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा काइटिन कहां पाई जाती है? हमने आपको बताया था पर्याप्त, इट इज एविडेंट इन एंडोक्यूटिकल। लिखवा दिया था उस दिन शायद, लिखे थे कि नहीं आप लोग? नहीं लिखे थे? सबसे ज्यादा काइटिन किस लेयर में पाया जाता है अगर आप पूछा जाए तो? एंडोक्यूटिकल में। ये लिखा था? हाँ, अरे छूटेगा नहीं, परेशान ना हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी? 1.4। अब प्रोटीन देखो, आर्थोपोडीन है, जिसको हमने बताया ये अनटेंड प्रोटीन है, वाटर में सॉल्युबल होती है। दूसरा है स्क्लेरोटिन प्रोटीन, ये टेंड प्रोटीन है और वाटर इनसॉल्युबल होती है। ये पहले ही आपको लिखा चुके हैं। रेजिलिन प्रोटीन या इलास्टिक प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द विंग स्क्लाइड्स। मतलब विंग, विंग मतलब पंख। यहां तक किसी को दिक्कत? अभी बता देना। हाँ, अभी दिक्कत नहीं हुई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंडोस्केलेटन क्या होता है? देखो, एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? अंतः कंकाल। एक होता बाह्य कंकाल, एक होता अंतः कंकाल। ठीक, सुना है नहीं? बाह्य कंकाल तो सुना होगा, कई डॉक्टरी में आप देखेंगे खोपड़ी से लेकर शरीर तक हड्डियों वाला ढांचा खड़ा होता है, वो बाह्य कंकाल है। ठीक, अंतः कंकाल उसी कहेंगे जब हम इंटरनली देखेंगे। ठीक है, इंडोस्केलेटन वह ऑर्गन होता है जो मसल्स अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। हेलो, जैसे बॉडी वॉल से अगर मांस को अटैच करना तो कहीं तो, अब ऐसे सीधा सीधा कोई चीज आप चिपका दोगे तो क्या चिपकेगा? होल्ड कर पाएगा? ऐसे किसी में चीज में ऐसे डायरेक्ट लाके यहाँ जोड़ दो, नहीं होगा ना। उसको मतलब जगह देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हुक ला के लगाओ, जब मांस आधा यहाँ यहाँ दबेगा, और हो सकता है बाकी की स्किन यहाँ अंदर घुसे, फिर उसके बाद फिर सीधा हो, तो यहाँ पे इसको होल्ड लग गया ना, इसने जगह दिया ना कि यहाँ पे मांस आके बन लग जाए, इंटरनली दिया। तो ये एंडोस्केलेटन उसी को कहते हैं। देखो, क्यूटिकुलर इन ग्रोथ। क्यूटिकुलर मतलब क्यूटिकल का वह आउट ग्रोथ जो बाहरी की तरफ उभरता है, ऑफ बॉडी वॉल, प्रोवाइडिंग स्पेस। स्पेस मतलब जगह, फॉर मसल्स अटैचमेंट। मतलब क्यूटिकल का जो ग्रोथ होता है या क्यूटिकल जो जगह देता है मसल्स के अटैचमेंट होने के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग एंडोस्केलेटन। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से सुनो। जो क्यूटिकल सबसे ऊपर का भाग हमने बताया क्यूटिकल होता है, उसके नीचे होता है इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोबारा नहीं बनती, इपिडर्मिस दोबारा नहीं बनती, वो एक ही बार बन गई। क्यूटिकल हमारा था बार बार बनता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, तो जो क्यूटिकल का वह भाग जो मसल्स को जुड़ने के लिए जगह देता है, क्या यहाँ पे मसल्स लग जाए, क्योंकि वो तो उतर रहा है ना, तो फिर दोबारा आएगा तो फिर से उसको जगह देना पड़ेगा उसे। इसी चीज को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। बात समझ में आ गई? हेलो, अब ये दो प्रकार का होता है। ठीक है,
कि क्यूटिकल जो आउटग्रोथ होता है, क्यूटिकुलर जो आउटग्रोथ हुआ, दो तरीके का हो सकता है ना। एक तो बाहर की तरफ हो सकता है, खोखला, नहीं हो सकता। जब बाहर अभी ऐसे चलो, ऐसे पहाड़ की तरह हो जाओ फिर इधर हो जाए, जहां खोखला कुछ हो ही ना। और एक ऐसा हो सकता है कि कूण की तरह धंस जाए, किसी मांस में धंस जाए, दब जाए, किसी चीज को दबा दो तुम, जैसे यहाँ मांस है, एक तो आप ऊपर उठ जाओ उसको अंदर आने दो, एक खुद ही उसके ऊपर बैठ जाओ। दो तरीके का हो सकता है ना। नहीं समझ में आया? एक सेकंड, फोटो में दिखाते हैं आपको। हाँ, किस पे? हम्म। धन्यवाद बताने के लिए, इतना अच्छा आइडिया दिया। आभार आपका। अलाय कहीं कि इमेज पे क्लिक कर दो। ये कैसे होगा इसमें? मार्क कैसे करेंगे? देखो, हमने आपको दो चीज बताया, एक बताया एपोडेम। हमने कहा एंडोस्केलेटन दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। या फिर क्यूटिकुलर आउटग्रोथ या क्यूटिकुलर अपेंडेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एपोडेम, एक होता है एपोफाइसिस। ठीक। अब देखो, इन दोनों में बस छोटा सा, ये होलो इन्वेजिनेशन होता है। कैसा होता है भैया? होलो। होलो इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब जानते हैं? आउटग्रोथ, किसी चीज का उठना। जैसे कहते हैं कि किसी पहाड़ का इन्वेजिनेशन, मतलब पहाड़ बीच से उड़े, बगल बगल नीचे है लेकिन बीच में उठ गया, इन्वेजिनेट हो गया। या फिर साइड साइड के उठ गया, बीच में दब गया, इसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं। रिज लाइक, रिज जानते हैं? रिज नहीं जानते?
रिज मतलब नहीं, जुताई जब आप फरो ओपनर से ओपन वो करते हैं, रिज बनाते नहीं, नाली टाइप का, तो बीच में गहरा होता है, साइड साइड में उठ जाता है। अब उसी देखो, उसी प्रकार से देखो ये मसल्स बनती हुई जा रही हैं, ये बीच में देखो गहरी हो गई। हो गया, यहां पे इसने जगह दे दी कि यहां पे मसल्स अटैच हो जाए। ठीक है, यहां पे रिज लाइक बना नहीं बना? रिज जानते हैं नहीं? नाली जब बनाते हैं तो साइड साइड में ऊंचा नहीं हो जाता, बीच में गहरा हो जाता, तभी तो पानी जाएगा। तो ऐसे ही मसल्स बनती हैं, यहां पे जगह दी, यहां पे बन गया, ठीक, यहां पे आके अटैच हो गया। और दूसरा, ऊपर देखो, यहां से ऐसे बना और ये दब गया, मतलब इसने दबा दिया, ये स्किन है, अब इसके अंदर आके मसल्स यहां से अटैच हो जाए। एक ये बाहर की तरफ निकला, ये मान लीजिए अगर पीठ मान लो तो ये, या तो इसको अंदर की तरफ मान लो, इसको बाहर की तरफ मान लो, ये हो सकता है अंदर घुस जाए शरीर के अंदर, तो मांस नीचे जाके बैठे, मतलब हमारी स्किन वहां दब जाए, उसके अंदर जाके बैठ ले। और या तो वो ऊपर फूल जाए, वो बीच में आके धंस जाए। जब वो ऊपर की तरफ होलो करेगा तो उसको बोलेंगे एपोडेम, ठीक। और जब वो सॉलिड इन्वेजिनेशन, मतलब उसके अंदर बाहर की तरफ जाके, मतलब अंदर की तरफ जाके मांस बैठेगा, जैसे यहाँ के मांस बैठे, तो इसको क्या बोलेंगे? एपोफाइसिस। ठीक है, आपसे बस ये पूछेगा होलो इन्वेजिनेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे एपोडेम। सॉलिड इन्वेजिनेशन क्या होता है, आप बताएंगे एपोफाइसिस। ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेंगे दिक्कत नहीं हो जाएगी। ज्यादा यहाँ पे फंसना नहीं, टाइम मत देना। एपोडेम, होलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, सॉलिड इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, ये बात समझ में आ गई? किसको नहीं समझ में आया? ना समझ में आया रट लेना कि ये हॉलो है और ये सॉलिड है। नेक्स्ट, अब देखो, जो भी हम बात कर रहे थे सीटा की, ये क्या हो गया भाई? ये देखो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, क्योंकि सीटा क्या है, हमारे क्यूटिकुलर अपेंडेजेस है। क्यूटिकल से जो उपांग निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। जैसे अगर हेड के अपेंडेजेस की बात करें हम लोग, तो हेड से क्या क्या निकलता है? एंटेनी निकल गया, और आंख, माउथ पार्ट्स, ये क्या हुए? हेड के अपेंडेज, सिर में है ना ये चीजें आके जुड़ी। थोरेक्स में आ गए पांव, पंख, ऐसे होते हैं। ऐसे अगर स्किन के अपेंडेजेस पूछे, तो जैसे आपके रोए, ठीक है, होते नहीं होते? किसी किसी सूंड निकल आता है, निकलता है नहीं निकलता? किसका मॉडिफिकेशन है? स्किन का ही तो है। अब उसी की तेरी बात करेंगे। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला तो नॉन सेलुलर और सेलुलर, ठीक। नॉन सेलुलर का मतलब उसमें इपिडर्मल सेल्स नहीं पाई जाएंगी, और सेलुलर का मतलब उसमें इपिडर्मल सेल पाई जाएंगी। ये इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद सेलुलर नॉन सेलुलर के बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है। हाँ, फिर सेलुलर में आ जाएंगे। सेलुलर में भी एक कोश की और बहुकोश की, ठीक है। एक कोश की में हमारा आता है सीटा, जो हमने सीटे की बात की, क्योंकि ट्राइकोजन सेल एक ही सेल से वो मॉडिफाइड हुआ, इसलिए उसको क्या बोले हम? सीटा। अब मल्टी सेलुलर में भी दो प्रकार के, एक होते हैं मूवेबल, एक होते हैं नॉन मूवेबल। जैसे आपके शरीर में कुछ बाल हैं जिनको आप अपने अनुसार खड़ा कर सकते हैं और बिठा सकते हैं, लेकिन कुछ आपके शरीर में बाल हैं, वो हैं जरूर, लेकिन आपका उन पे कंट्रोल नहीं है, वो जैसे हैं बस पड़े हैं वैसे। ऐसे इंसेक्ट में भी होता है, जो उनके माउथ में बाल होते हैं उनका वो मूवेबल होते हैं, लेकिन जो पैर में होते हैं, जो हनी भी, या फिर वो मूवी आपने देखा है, मक्खी, मक्खी का जब वो पूरा जूम करके चेहरा दिखाते हैं, जो लाल वाला होता है, देखा है? उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, देखा है? उसको बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। और आपने मधुमक्खी का पैर देखा है? उस पे भी बाल होते हैं, उसको बोलते हैं स्पर।
हैं दोनों हेयर ही, बस अलग अलग मॉडिफाइड, मतलब उनके काम के उनका नाम अलग दे दिया। ठीक है, देखो जो मल्टी सेलुलर में जो मूवेबल है वो है स्पर, और जो नॉन मूवेबल है वो है स्पाइन। स्पाइन मतलब जैसे कांटे की तरह खड़े हैं, उनसे कोई मतलब वो मूव करेंगे? सीधी बात अपने दिमाग में यही डाल रहे हैं, कांटे मूव ही नहीं करते हैं, सेम पड़े रहते हैं ऐसे। और जो स्पर होंगे भाई वो उड़ेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर में जो सीटा होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लॉथिंग हेयर्स या प्लूमोज हेयर्स किसमें पाए जाते हैं? हनी बी, दिस इज द आल्सो टाइप ऑफ सीटा। ब्रिस्टल किसमें पाए जाते हैं? फ्लाइज में। अभी हम आपको इम्पोडियम एरोलियम जब पढ़ाएंगे उसमें ये पढ़ेंगे आप। स्केल्स, बटरफ्लाइज पकड़े हैं आप लोगों ने, कलरफुल्स? आप जब पकड़ते हैं आपके हाथ में कुछ लगता है? दिस इज द आल्सो टाइप ऑफ सीटा। वो हम लोगों को लगता है वो तो ऐसे दिया, बट वो उनके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, वो अपने आप को प्रेडेटर से मतलब वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कलर वो करते हैं, जिससे उनको लगे कि हम खतरनाक हैं, आपके पास ना आए। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं गांव में बुढ़े लोग, वो अपने आप को बहुत सख्त रखते हैं जिससे बच्चे उनके पास ना जाएं, होता है ना? ठीक उसी प्रकार से। नेक्स्ट, ग्लैंडुलर सीटा। कैटरपिलर्स में बहुत सारे में देखा होगा, सूंड टाइप का। क्या तो हमने कैटरपिलर ही नहीं देखा है, तो देखेंगे कहाँ से? सही बताना। अब बताते हैं, आप लोगों ने मटर छीला है? मटर में कोई कीड़ा लंबा लंबा मिला है, रहा रहा, बहुत सारे पैर होते हैं, दिस इज ए कैटरपिलर। लिप्डोप्टेरन का जो लार्वा होता है उसी को हम बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, और बाकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको वीडियोस आपके ग्रुप में डाल देंगे। सेंसरी सीटा ये सब अलग अलग हैं। सीटा आउटग्रोथ ऑफ द, ये तो पता है ना सीटा क्या? आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस। धन्यवाद, आपका बॉडी वॉल खत्म हो गया। ठीक है, अब लिख लेना इसको तुम लोग। जितने भी अंक्शन फंक्शन दिए कोई जरूरत नहीं, बस पॉइंट वाइज जो उसमें बुलेट पॉइंट में दिया है मैक्सिमम मैंने आपको लिखा दिया है। एपिडर्मिस के एक दो पॉइंट आपको लिखना है, जैसे यूनिसेलुलर लेयर है, लिविंग लेयर है, ये सब लिखना है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूटिकल से ही आते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंसेक्ट बॉडी वॉल। किसको किसको समझ में नहीं आया? देखो हमें पता है आप लोग बीएससी पढ़ के तो नहीं आए हैं, आपके बोलने से और एक्सप्रेशन के इशारे से मुझे यही समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लो, तो हम बहुत ज़्यादा स्लो भी तो नहीं चल सकते, क्योंकि आप अभी आप लोगों को महीनों भर छुट्टियां मारनी होगी। दशहरे पे जाओगे दीपावली पाओगे, दीपावली जाओगे छठ पे आओगे, और छठ पे जाओगे सीधा होली पाओगे। किसकी क्लासें चल, कोचिंग बंद बंद है क्या? आप निश्चिंत रहिए, चाहे क्लास एक दिन लगे या एक भी दिन ना लगे, आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा फरवरी में। भरपूर मौका मिलेगा, 4 दिन चाहे जितना पढ़िए आप, 4 महीने। बहुत ज्यादा फास्ट है। हमने आज फास्ट, हमने कहा हम चलेंगे नहीं, हम चाहे जो है, हो सकता है एक दिन लिखा, हम तो 2 दिन में पढ़ाए ना इसको, एक दिन आपको समझा दिए दूसरे दिन लिखा दिए। इसको फास्ट थोड़ी ना कहेंगे। फास्ट तब होता जब हम पढ़ा भी आज ही देते, लिखा भी आज ही देते। क्या कोर्स? बिल्कुल रिपीट होगा, लेकिन जनवरी फरवरी में। क्रैश कोर्स में अब जो आएंगे उन्हीं का होगा। ऐसा है, मेरे कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हमने कहा था कि हम 31 अगस्त तक इंतजार करेंगे, सितंबर के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, कुछ भी हो। मैं किसी प्रोटोकॉल को मानूंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, सीधी सी बात। सर कहे या कोई कहे, वो आपकी गलती है। आप अप्रैल, अभी नवंबर में आओगे तो कहोगे हम आपको 40 को लेके चले या एक के लिए चले? तुम बताओ।
40 लेक्चर, वो 40 वाले बच्चे जुलाई से आके बैठे हैं, आप नवंबर में, आप कैसे मान लें हम उनके लिए पीछे चले जाएं? एक लोगों के लिए हम उनके लिए कर सकते हैं, वो क्या करें, पढ़ें लिखें, जो उनको दिक्कत हो वो हमसे लास्ट क्लास में हम उनको पूरा रिवाइज करवा देंगे 10 मिनट में। हमने बॉडी वाली इससे पहले क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन आज हमने पूरा रिवाइज करवा दिया। ये लेकिन तभी आपको समझ में आया जब आप पढ़े रहेंगे। हम आपके लिए फुल कोऑपरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी और बच्चे आने हैं क्या? देखो, जो बच्चे अभी भी हैं उनको हम बता दें, ये मेरे सिलेबस का पहला टॉपिक है। इंसेक्ट बॉडी वॉल जो है, ये मेरा पहला लेक्चर है। देखो, अभी दूसरा लेक्चर हमने पढ़ाया है। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसमें कुछ नहीं, केवल हिस्ट्री है, रटने वाली चीजें, उसमें कुछ समझाने को है नहीं। जो समझाने वाला आज तक जो बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जो आएंगे उनके लिए थोड़ा लिटिल बिट, जब तक इवन उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मॉर्फोलॉजी तक। जब हम फिजियोलॉजी टैक्सोनॉमी एंटर करेंगे तब उनको दिक्कत होगी, वो नहीं समझ आने की। अगर वो क्लास में नहीं है तो कोई समझा नहीं पाएगा उन्हें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज करेंगे इंसेक्ट बॉडी सेगमेंटेशन। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बता देना। हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, जितना आप लोगों को समझ में आ जाए और हमें हम समझा पाएँ आपको। नहीं समझ में आ रहा है वहीं छोड़ के चल दे, आप भी चलिए घर, हम भी चलते हैं घर। ठीक, देखो मोल्टिंग, इसमें केवल 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक, पहला, मोल्टिंग ग्लैंड कौन सी है, आप बताएंगे प्रोथोरेसिक ग्लैंड। और दूसरा, मोल्टिंग हार्मोन कौन सा है, एक्डाइशोन। बस 2 क्वेश्चन के अलावा तीसरा यहां से आपसे पूछेगा नहीं। बस हम आपको पढ़ा इसलिए रहे हैं कि मोल्टिंग होती कैसे है, बात समझ रहे हैं, कि वो आपको पता हो, प्रोसीजर आप पढ़ लो। ठीक है, हम आपको बताते हैं, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है कॉपी में। लिखना कितने कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 2, मोल्टिंग हार्मोन और मोल्टिंग ग्लैंड। बाकी चीजें हैं क्या, देखिए मोल्टिंग होती कैसे है। देखो, देखो ऐसे होती मोल्टिंग। इंसेक्ट ऐसे अपना पुराना खोखला छोड़ देता है और नए से निकल आता है, ये है मोल्टिंग। अब होता क्या है, देखो, जैसे मान लो किसी इंसेक्ट को मोल्टिंग करनी है तो कैसे स्टार्ट होगा। ठीक, पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, पुराने मोल्टिंग का मतलब, सॉरी, पुराने क्यूटिकल का गिरना और नए का बनना क्या कहलाता है, मोल्टिंग या एक्डाइसिस, वही लिखा हुआ है। पीरियोडिकल प्रोसेस, पीरियोडिकल मतलब समय समय पर होता रहता है। ऐसा तो है नहीं सांप एक बार केचुली छोड़ दिया फिर नहीं छोड़ेगा, या इंसेक्ट ने एक बार मोल्टिंग कर ली दोबारा नहीं करेगा। वो समय समय पर करता रहेगा, जब उसको टाइम लगे, मतलब जितना टाइम पे वो करता है। ठीक, पीरियोडिकल होता है ये प्रोसेस, पीरियोडिकल प्रोसेस ऑफ शेडिंग, शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल। शेडिंग का मतलब क्या होता है भैया, गिरना। एक कंप्लीट बाई, उसी के साथ साथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल, पुराने का गिरना उसी के साथ साथ नए का बनना क्या कहलाता है भैया, मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द क्यूटिकुलर पार्ट डिस्कार्डेड ड्यूरिंग द मोल्टिंग प्रोसेस। मतलब जब वो मोल्टिंग कर रहा है, जो उसका बेस्ट प्रोडक्ट या जो स्किन वो डिस्कार्ड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं उसको, एक्सवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सुआ, एक्सुआ बोलते हैं वैसे। क्या बोलते हैं, एक्सुआ। ठीक, ये पूछा गया क्वेश्चन है सीधा ऐसे, डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ द इंसेक्ट ड्यूरिंग मोल्टिंग इज कॉल्ड, उसमें एक्सुआ, बेस्ट प्रोडक्ट, क्यूटिकल वगैरह वगैरह 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, उधर उधर उधर, तो आपको क्या सही मारना है, एक्सुआ। ठीक, इसको लिख लेना। जी, इसका मतलब क्या होता है, बताओ उनको क्या मतलब होता है, तुमको पता है ना? नहीं है क्या,
किस चीज का मतलब क्या है, उनको यही बताना इक्जुआ है क्या। हाँ हाँ, ये बताओ उनको किससे बना, ये नहीं बताना है क्या, मैंने इक्जुआ क्या बताया आपको। नहीं समझ में आया। डिस्कार्ड मतलब छोड़ना, गिराना, निकाल देना। महोदय, जब आप मेल करते हो और मेल के दौरान आपको पता चले कि हमें अब दोबारा मेल नहीं करना है उसको, तो आप डिस्कार्ड करते हो नहीं अपनी नई साइड पे आने के लिए। पता नहीं, अगर आप वैसे छोड़ दोगे तो वो तो कहाँ चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाता है ना। जाता नहीं जाता। कम से कम फोन तो सही से चला लो, और कुछ नहीं कर पाए कम से कम फोन ही बढ़िया चलाओ। एक जुआ वह है जैसे कि जब इंसेक्ट मोल्टिंग करने चला, मोल्टिंग हमने क्या कहा भाई, क्यूटिकल नीचे छोड़ देता वो, पुराना वाला जो क्यूटिकल उसके पास है वो नीचे छोड़, तो जो क्यूटिकल निकला उसी को एक्जुआ बोलते हैं हम। क्योंकि क्यूटिकल तो वो तब तक है ना जब तक उसके शरीर पे है, जब तक क्यूटिकल हम तभी तक उसको कहेंगे जब तक इंसेक्ट के बॉडी में है, वो लगा हुआ है। जैसे उसने निकाल के बाहर किया उसको हम क्या बोल देंगे, बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब उसको एक्जुआ बोलेंगे। ठीक, समझ में आया ना। बाकी और हिंदी में बाहर में से मिलना तुम। अब एक मोल्टिंग से दूसरे मोल्टिंग के बीच में जो समय लगता है, जैसे आज आज की 2 तारीख है, 2 सितंबर को उसने मोल्टिंग किया, फिर लास्ट नेक्स्ट 7 सितंबर को करेगा। तो 2 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में जो समय है ये 4 दिन का, ये कहलाएगा स्टेडियम, 4 स्टेडियम। समझ में आया। टाइम इंटरवल बिटवीन टू मोल्टिंग इज कॉल्ड स्टेडियम। और मोल्टिंग के दौरान जो उसको फॉर्म मिला, फॉर्म मतलब आकार, जैसे हम जब पहले उसने मोल्टिंग किया तो काला काला था, जब मोल्टिंग करके निकला तो गोरा हो गया, तो उसको कहते हैं 1 स्टार। पहले छोटा था तो 1 स्टार, जब एक मोल्टिंग करके दूसरा बना थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 स्टार का हो गया। जितनी बार क्यूटिकल निकालेगा उतनी बार स्टार बढ़ता जाएगा। जनरली एक इंसेक्ट में 6 स्टार तक होते हैं लेप्टोप्टेरन में, नॉर्मली जो इंसेक्ट हैं। बाकी रिपोर्टेड तो 50-50 बार है, 50 स्टार। स्टोन फ्लाई इफिमेरोपटेरम पाया जाता है, उसमें 50 स्टार तक वो मोल्टिंग करता रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, जो ज्यादा ज्यादा खाएगा वो जल्दी जल्दी मोल्टिंग करेगा, जो थोड़ा थोड़ा खाएगा वो धीरे धीरे मोल्टिंग करेगा। बिल्कुल फीडिंग पे, इन्वायरमेंट पे। अब पता चले वो मोल्टिंग करने के टाइम पे चिलिंग पे एकदम माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो कुछ नहीं करेंगे, शांत हमारे बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे कब 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचे। बिल्कुल। अगर देखो, इंसेक्ट की एज किस लिए डिफाइन नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है जनरली 30 से 32 दिन, लेकिन उसमें साइड में लेंगे इन विंटर सीजन 60 डेज, जस्ट डबल हो जाती है। इंसेक्ट में ऐसे केसेस हैं कि जो इंसेक्ट 30 से 32 दिन में अगर नॉर्मल चले तो मर जाएगा खा पी के, वही इंसेक्ट 300-300 दिन तक जिंदा रहता है। कैसे? क्योंकि बीच में टेम्परेचर डाउन होता है। इसीलिए तो इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया। हाइबरनेशन एस्टिवेशन जैसा कुछ सुना है, डाइपॉज क्विसेंस। कोई बात नहीं, अभी जब इकोलॉजी पढ़ाएंगे तब। अभी ये समझो, नई क्यूटिकल का गिरना, सॉरी पुरानी क्यूटिकल का गिरना, नई क्यूटिकल का बनना कहलाता है मोल्टिंग या एक्डाइसिस। जो डिस्कार्डेड मटेरियल है उसको बोलते हैं एक्जुआ, और जो समय लगा उसको बोले स्टेडियम, और जो इसको आकार मिला उसे बोलते हैं इंस्टार। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक, ये हो गया ना इंस्टार। नेक्स्ट देखो, ये मोल्टिंग के दौरान ये क्या है, ये नीचे। अरे नालायकों, अभी तो बताया था एपिडर्मिस ऐसे होता है, गोल गोल सा न्यूक्लियस है। ये देखो सीटा जो है गया हुआ है, ट्राइकोजन सेल दिखा। अब देखो क्यूटिकल कैसे अलग हो रहा है। अब देखो प्रोसेस पढ़ो, स्टेप्स ऑफ मोल्टिंग। पहला, कैसे जानेंगे कि मोल्टिंग करने वाला है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा ना किस पीरियड में वो करेगा, तो हमें तो उसके लक्षण से ही पता चल पाएंगे ना कि मोल्टिंग पे आ गया। बिहेवियरल चेंजेस, उसके अंदर बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। पहला क्या होगा, आलसी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, खाना बंद कर देगा। लार्वा स्टॉप फीडिंग एंड बिकम इनएक्टिव, आलसी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और खाना बंद कर देगा। इंसेक्ट जो मोल्टिंग करने वाला हो। दूसरा, चेंज इन द इपीडर्मिस, उसके इपीडर्मिस या इपीडर्मल सेल में चेंज आना शुरू हुआ। कैसे होगा, अब देखो कौन सा प्रेशर बढ़ता है अभी। सेल्स डिवाइड माइटोटेक्ली, माइटोटेक्ली मतलब एक सेल से दो में होता है, मतलब 2n वाला पढ़ा है कि नहीं, माइटोसिस, उसमें माइटोसिस होता है। ठीक, सेल डिवाइड होंगी, उसके बाद क्या उसके अंदर जनरेट होगा, टेंशन, टेंशन मतलब प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा। और जब जहां भी प्रेशर जनरेट होगा, जाहिर चीज दो चीजें अलग हो ही जाएंगी, डिवाइड माइटोटली एंड इंक्रीज द टेंशन, टेंशन मतलब प्रेशर, विच रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या मतलब, लूजनिंग ऑफ सेल ऑफ द क्यूटिकल, जो क्यूटिकल के सेल होंगे वो लूज हो जाएंगे, जो जुड़े होते हैं किससे, इपिडर्मिस से, जब प्रेशर पड़ता है तो वो लूज हो जाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस आना शुरू हो जाता है। अब देखो तीसरा वही चीज, डी अटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम इपिडर्मिस। तीसरा क्या स्टेप हुआ कि भाई क्यूटिकल इपिडर्मिस से अलग हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोलाइसिस। ये डिफिनीशन पूछी गई है, व्हाट इज एपोलाइसिस, एपोलाइसिस क्या होता है भाई, क्यूटिकल का इपिडर्मिस से अलग होना, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, अब इपिडर्मिस अलग हो गया, अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस, मतलब जो बीच में जगह बनी उसे हम क्या बोलेंगे, सब क्यूटिकुलर स्पेस। अब उसके अंदर क्या निकलता है ये देखो, सिक्रीशन ऑफ मोल्टिंग जेल इन द सब क्यूटिकुलर स्पेस। इपिडर्मिस क्या निकालता है भैया, इपिडर्मिस द्वारा नहीं, सॉरी, इपिडर्मिस तो मतलब आता है वहां पे, बट निकालता ब्रेन है, ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं मोल्टिंग जेल। ठीक है, इन द सब क्यूटिकुलर स्पेस मतलब कहां पे निकलता है, यहां पे देखो लिखा मोल्टिंग जेल। ठीक है, मोल्टिंग जेल यहां पे सिक्रीट हुआ, लेकिन अब ये इनएक्टिव है, अभी ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा। पहला काम, लार्वा ने खाना बंद किया, ठीक है, वो इनएक्टिव हो गया। दूसरा हमने क्या बताया भाई, कि उसके जो इपिडर्मल सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड हुए और टेंशन या प्रेशर क्रिएट हुआ। फिर उसके थर्ड पॉइंट क्या हुआ, एपोलाइसिस हुआ, एपोलाइसिस में क्यूटिकल से इपिडर्मिस अलग हो गया। चौथा, सब क्यूटिकुलर स्पेस बन गया बीच में। अब फिर पांचवा, सब क्यूटिकुलर स्पेस के अंदर मोल्टिंग जेल का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई, अब इसके आगे चलते हैं। नी न्यू इपिक्यूटिकल फॉर्मेशन क्या स्टार्ट होगा, पहले हमने कहा था सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, क्यूटिकुलिन लेयर। क्यूटिकुलिन लेयर किसका पार्ट है, इपिक्यूटिकल का। इपिक्यूटिकल के अंदर ही देखो क्या लिखा, क्यूटिकुलिन लेयर इज लेड ओवर द इपिडर्मिस। पहला लेयर कौन सा बना, इपिडर्मिस ने पहला लेयर यही बनाया ना, इपिडर्मिस। नेक्स्ट फिर क्या बनाया, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में कौन कौन से हैं, एक्सो और इंडो, इनका साथ में होता है। देखो प्रोक्यूटिकल इज फॉर्म्ड बिलो द इपिक्यूटिकल। ठीक, फिर उसके बाद जो जेल था हमारा मोल्टिंग जेल वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट मतलब उसमें जो भी है वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, यहां से वो काम करना स्टार्ट करेगा इन दो प्रोक्यूटिकल के बनने के बाद, क्योंकि अभी तक था जरूर लेकिन वो कैसा था, इनएक्टिव स्टेज में था। अब यहां से होगा एक्टिव। मोल्टिंग जेल में क्या पाया था भैया, वो प्रोटीन और काइटिनेस एंजाइम होते हैं, प्रोटीनेज और काइटिनेज उससे रिच होता है। ठीक है, इससे मजबूती प्रदान होती है, या फिर न्यूट्रिएंट, जैसे कोई भी प्रोसेस होती है उसको एनर्जी चाहिए होती ना, तो एनर्जी इसी से मिलती है। देखो मोल्टिंग जेल इज कन्वर्टेड इनटू मोल्टिंग फ्लूइड रिच इन एंजाइम्स। वो एंजाइम कौन कौन से हम बताएं, काइटिनेज और प्रोटीएज। दिस एक्टिवेट एंडोक्यूटिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो पुराना एंडोक्यूटिकल उसको उसको डाइजेस्ट कर लेता है वो। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगी, वो एक्टिवेट ही नहीं, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, कहां से कर देगा वो। नेक्स्ट फिर उसके बाद कौन सी लेयर बनेगी, वैक्स लेयर।
वैक्स थ्रेड्स ऑफ पोर्स कैनाल्स, सीक्रेट वैक्स लेयर। फिर उसके बाद कौन सी बनेगी, सीमेंट लेयर। क्यूटिकुलर लेयर बनी, वैक्स लेयर बनी, सीमेंट लेयर बनी। ठीक। फिर उसके बाद अब जो मोल्टिंग का जो प्रोसेस है वो दो भाग में बट गया। अभी तक हमारा जो पुराना वाला वो निकला नहीं है, अभी जो हमारा पुराना मोल्टिंग वाला है वो निकला नहीं है, बट हमारे नए वाले का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है और पुराना वाला अलग हुआ है केवल। समझ रहे हैं ना? जो हमारा पुराना मोल्टिंग है, मोल्टिंग सॉरी क्यूटिकल है, वो केवल डी अटैच हुआ है, इतना ही तो बताया था। पुराना वाला ऊपर उठ गया, बीच में क्या आ गया, मोल्टिंग जेल आ गया। उसके बाद हमारे नए वाले दो लेयर बन गई, कौन कौन सी, एक ईपी क्यूटिकल पूरा मान लीजिए और प्रो कैटिकल की केवल न्यू रख दी गई। ठीक। अब पुराने वाले चलते, अब पुराने वाले क्या होगा, अब मोल्टिंग दो भाग में बंट जाता है। रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, जो पुराना क्यूटिकल होगा वो फटेगा, जो पुराना क्यूटिकल होगा फटेगा, क्योंकि अब जगह है नहीं, बाकी लेयर्स बनना है अब। ठीक। और दूसरा रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, मतलब दूसरा पॉइंट वही है कि भाई उसको रिमूव करना है, हट ही जाएगा। होगा क्या, फॉर्मेशन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल ऊपर रहता है ना, तो एक्सोक्यूटिकल पहले बनेगा, फिर उसके नीचे एंडोक्यूटिकल, तो वो ऊपर चला जाएगा, एंडोक्यूटिकल नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया? इपिक्यूटिकल बना हुआ है, जैसे हमारा इपिडर्मिस है, इपिक्यूटिकल हमने बना दिया अभी तक। ठीक। अभी प्रोक्यूटिकल की न्यू रख दी लेकिन बना नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, पुराना वाला निकल गया, पहले फटा फिर रिमूव हो गया। ठीक। उसके बाद हमारा एक्सोक्यूटिकल बना, तो जब एक्सोक्यूटिकल बनेगा तो इपिक्यूटिकल और ऊपर जाएगा, फिर नीचे एक्सोक्यूटिकल आ जाएगा, उसके नीचे फिर बनता है एंडोक्यूटिकल। लास्ट कंप्लीट हो गया आपका मोल्टिंग। सारी लेयर्स बन गई नहीं बन गई, बनी नहीं बनी? क्यूटिकुलर पहले करवा दिए थे, वैक्स बनवा दिया, सीमेंट बनवा दिया, मतलब ईपी क्यूटिकल कंप्लीट हुआ। ईपी क्यूटिकल के नीचे फिर आया एक्सो, एक्सो के नीचे आया एंडो। हमने बताया था मोल्टिंग के दौरान केवल क्यूटिकल ही अलग होता है और क्यूटिकल का ही फॉर्मेशन होता है, इपीडर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे ही बने रहते हैं। ये रहा आपका मतलब फोटो, एक नॉर्मल फिगर। धन्यवाद। जी जी, ये चैप्टर नहीं था, ये दिस इज द आल्सो पार्ट ऑफ बॉडी वॉल। ये एक्चुअली क्या था, पहले मैं इसको नहीं पढ़ाता था, फिर हुआ क्या, कुछ बच्चे ऐसे आने लगे जो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में होते थे, तो उनको अपने एग्जाम में लिखना होता था, तो उतना मतलब उनके पता नहीं टीचर्स नहीं होते थे या पढ़ाया सही नहीं जाता, जो भी चीज़ें थी, तो उनके लिए हमने कहा चलो थोड़ा एलोबरेट, अभी हम आपको थोड़ा थ्योरी में भी पढ़ाने लगे। पहले हम पॉइंट वाइज जो आना है उतना लिखो जाओ, समझा देंगे यहाँ पे, लिखाएंगे कुछ अब, लेकिन थोड़ा लिखा देते हैं, कॉपी भरी भरी लगे। ठीक है, एक सेकंड। क्या बात कर रहे थे हम लोग, आपको अब समझ में आया मोल्टिंग होता कैसे है? हाँ, ये इतने स्टेप्स होते हैं, टोटल काउंट करोगे तो 12 स्टेप्स निकलेंगे। ठीक है। अब इसमें तो जो क्वेश्चन लिखने उसको लिख लो कहीं, बस ऐसे पॉइंट पॉइंट डालो, मोल्टिंग हार्मोन, मोल्टिंग ग्लैंड, बस 2 पॉइंट, चाहे जहां लिख लो, इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एपोलाइसिस की डिफिनीशन लिख लेना, और ऊपर इक्जुआ की डिफिनीशन लिख लेना, इंस्टार की डिफिनीशन लिख लेना, स्टेडियम की डिफिनीशन लिखना, और मोल्टिंग की डिफिनीशन लिख लेना। हाँ, भेज देंगे हम आपको, मतलब आपको हम लिखना क्या है हम ये बता रहे हैं। ठीक है। मोल्टिंग हार्मोन है भैया एक डाइशोन,
ये लिख लो। जो मोल्टिंग हार्मोन है वो क्या नाम है उसका भैया? एक्डाइशोन। एक्डाइशोन निकलता किसके द्वारा है भाई? प्रोथोरेसिक ग्लैंड द्वारा। क्योंकि हार्मोन ये है तो ग्लैंड जो निकालेगा कौन सा है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक। मोल्टिंग ग्लैंड है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और एक्डाइशोन हार्मोन है। एक्डाइशोन का कौन निकालता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। एक्डाइशोन केमिकली है क्या? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो स्ट्रॉल है वो, स्टेरॉल है। ठीक है, लिख लो। क्या हुआ मयंक जी, कोई दिक्कत है? दो मयंक हैं क्या? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? पुमा। प्रशांत जी। आप हमको बहुत दिखते हैं इधर छपेड़ा साइड घूमते हुए। हम आपको 2 या 3 दिन देख चुके हैं। छपेड़ा मतलब वो मंदिर के पास। अकेले नहीं होते, बड़ा ग्रुप होता है आपके साथ। चुनाव ना लड़ना है क्या? कोई बात नहीं, दोस्त होते हैं सबके। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग कर चुके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सारे लोग प्रिपेयर रहिए और अब पढ़ के आइए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम आज तक पूछेंगे जो लिखाया है। ठीक है, जो नया है उनको छोड़ के। हेलो। ठीक है, प्रीति क्या नाम है? पूजा। और इधर क्या नाम है? हाँ, सचिन, प्रशांत, मयंक, और बाकी जो भी हैं, अमित, दिवाकर, जो भी हैं। ठीक है, हिस्ट्री से लेके मोल्टिंग तक जो मन में आएगा वो पूछूंगा। ठीक है, ये हमें भी नहीं पता। ये नए क्वेश्चन, हाँ, ये आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको मिल जाएंगे मेरे जाने के बाद। सबसे पहले मैं ग्रुप में ऐड हूँगा, फिर मैं भेजूंगा। नहीं जी, नहीं। ठीक है, अब आप लोग हमको बताएंगे आपने घर पर पढ़ा क्या नहीं समझ में आया। आपके पास 5 मिनट है मात्र। रूम पर पढ़े होंगे, कोई चीजें कंफ्यूजन या कुछ ना समझ में आया हो, किसी को कुछ पूछना हो। पूछना है किसी को? जी, पॉलीफिनॉल क्या हुआ? क्यूटिकुलर के साथ ही वो बन जाता है ना, वो एकदम पॉलीफिनॉल लेयर है, फिर इसको एक और नाम है, इसका याद नहीं आ रहा है। ये मतलब एक आभासी लेयर है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। इसी वजह से केवल कुछ लोगों ने 5 में बांटा है इसको। ठीक है, उसमें देखो लिखा होगा कहीं पे पॉलीफिनॉल ब्रैकेट में, हाँ इसके साथ ये भी बन गया। सारे लोगों की कॉपी आपको कंप्लीट है? हम कॉपी भी चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम आज ही ना चेक कर लें? किसी को कुछ पूछना है अभी? ठीक है, धन्यवाद।